हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रमोद, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स और इंटरमीडियरीज के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के बारे में और उनके क्या क्या रोल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स, जिसका नाम है लर्न टू अर्न स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। ये एक फुल डिटेल्ड कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड इंटरमीडियरीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं यार कि मार्केट का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। मार्केट के इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मार्केट का इकोसिस्टम कैसे है। कि जैसे हमें कोई भी डेली नीड्स होती है, हमें घर पे आटा चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है, या फिर हमें हमारे डेली नीड्स लाइक सोप, शैम्पू और चॉकलेट्स, जो भी खाने की चीजें चाहिए होती है, तो बेसिकली हम वो सभी चीजें कहाँ जाके खरीदते हैं? हम सुपरमार्केट जाते हैं। ठीक है, या तो हम लोकल शॉप से सारी चीजें खरीदते हैं, या फिर हम सुपरमार्केट जाते हैं जहां पे एक ही जगह पे हमारी सारी डेली नीड्स पूरी हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली हम सुपरमार्केट जाते हैं और वहां से हमें जो भी सामान चाहिए होता है हमारे डेली यूज के लिए, वो वहां से खरीद लेते हैं। बट जैसे डेली नीड्स के लिए सुपरमार्केट बना है, वैसे ही शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए शेयर मार्केट बना है। ठीक है, अब आप सुपरमार्केट में जाके ये तो नहीं कहोगे कि भैया मेरे को 10 रिलायंस के शेयर चाहिए हैं, मेरे को 5 एचडीएफसी के शेयर चाहिए हैं, मेरे को 2 इस चीज के शेयर चाहिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे आप। आपको शेयर्स खरीदने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। वैसे स्टॉक मार्केट जो है वो शेयर्स के लिए बना है। सो बेसिकली ये है स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम कि शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं मार्केट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। मार्केट में कौन कौन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स है, उनका क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला आता है हमारे पास डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, उनको रिटेलर्स भी बोलते हैं, रिटेल पीपल या रिटेल पार्टिसिपेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये कौन होते हैं? ये हम और आप जैसे लोग होते हैं जो कुछ पैसा मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, कुछ शेयर्स खरीदने के लिए, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं एनआरआईज एंड ओसीआईज। एनआरआईज वो लोग होते हैं जो जिनका जन्म इंडिया में हुआ होता है, बट वो दूसरी कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में बेस्ड है। ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री में जाके अभी रह रहे हैं और फिर वो वहां से हमारे मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनआरआईज अकाउंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम डीआईआईज के नाम से जानते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को हम डीआईआईज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदती हैं, बेचती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एलआईसी। ठीक है, तो एलआईसी एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद ये आता है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या एएमसीज, ये क्या होते हैं? ये इंडिया के म्यूचुअल फंड्स वगैरह, जैसे कि हमारा होता है एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ऐसे ही एलआईसी म्यूचुअल फंड है, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आते हैं हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंडर। और यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इनको बेसिकली हम एफआईआईज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो बाहर के हेज फंड्स वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, हेज फंड्स या फिर एफएमसी, फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, वो आती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे मार्केट में। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि वाई रेगुलेट। मार्केट को रेगुलेट करने की नीड क्या है? ठीक है, क्यों मार्केट को क्यों रेगुलेट किया जाता है? बेसिकली सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, मार्केट को रेगुलेट किया जाता है क्योंकि मनी इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है यार, मार्केट में ना पैसा इन्वॉल्व है, और यार जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे ये दो ह्यूमन इमोशंस, ग्रीड एंड फियर, लालच और डर, ये दो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स वहां पे दिखते हैं। और ये दो जो बेसिकली जो दो ह्यूमन इमोशंस हैं, उनकी वजह से मेल प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर कहीं भी। ठीक है, इसलिए कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो मार्केट में। ठीक है, कोई भी अनफेयर मींस का यूज ना करे मार्केट में, कोई भी अनफेयर एक्टिविटीज ना हो, तो इसलिए मार्केट को रेगुलेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब यार मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? मार्केट को जो बंदे रेगुलेट करते हैं उन्हें कहते हैं हम रेगुलेटर्स। जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं उन्हें कहते हैं हम रेगुलेटर्स। ठीक है, मार्केट रेगुलेटर्स। और मार्केट को जिन रूल्स के थ्रू वो रेगुलेट करते हैं उनको कहते हैं हम रेगुलेशन, है ना। ये बेसिक बेसिक सिंपल टर्म्स हैं।
अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मार्केट को जो सबसे ज्यादा रेगुलेट करता है उसमें सबसे बड़ा नाम है सेबी का। सो सेबी ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो सेबी क्या करता है? सेबी टाइम टाइम पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मार्केट में लेके आता रहता है, और जो पुराने रूल्स हैं उनको नए मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उन रूल्स को अपडेट करता रहता है, जिससे मार्केट में कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज ना कर सके। ठीक है, सो यार सेबी सबसे पहले देखते हैं कि जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो अपना बिजनेस फेयरली कंडक्ट करें। ठीक है, सो फेयर बिजनेस कंडक्ट करें वो अपना, कोई भी अनफेयर बिजनेस या फिर कोई भी मेल प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, उसके बाद सेबी रेगुलेट करता है ब्रोकर्स को कि जो भी ब्रोकर्स हैं और जो भी सब ब्रोकर्स हैं वो भी अपना बिजनेस फेयरली कंडक्ट करें। ठीक है यार, उसके बाद सेबी का तीसरा पॉइंट आता है। सेबी देखता है कि यार जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो बड़े एएमसीज हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो मार्केट को अनफेयरली अपने बेनिफिट के लिए यूज ना करें। अनफेयरली कैसे? कि कोई भी स्टॉक प्राइस की मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, कोई भी बड़े लेवल पे कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए अपने बड़े पैसे के साथ। तो सेबी उन सबको देखता है, उन सबको गवर्न करता है, और बेसिकली सेबी देखता है कि मार्केट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रूल लेके आता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट मार्केट के लिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लेके आता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपोजिटरी। सो डिपोजिटरी क्या होते हैं और इंडिया में कौन कौन से फेमस डिपोजिटरी हैं? सो डिपोजिटरी क्या होते हैं? डिपोजिटरी बेसिकली आपका डीमेट अकाउंट ही है। जैसे हम कोई भी शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में जाते हैं, जिसको डिपोजिटरी बोलते हैं। वो डिपोजिटरीज इंडिया में सिर्फ दो कंपनीज के द्वारा मेंटेन की जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इंडिया में सिर्फ ये दो कंपनीज हैं, ओनली टू कंपनीज। ठीक है, ओनली टू, सिर्फ ये दो कंपनीज हैं, इसके सिवा कोई और तीसरी डिपोजिटरी नहीं होती है। ठीक है, सो बेसिकली डिपोजिटरी को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारे पैसे को हम बैंक में रखते हैं ना, बैंक जो है मनी के लिए ना, वैसे ही शेयर्स के लिए डिपोजिटरीज हैं। ठीक है, बैंक जो पैसे के लिए है, डिपोजिटरी वही शेयर्स के लिए। सो इससे इस एग्जांपल से आपको समझ आ रहा होगा डिपोजिटरीज क्या होती हैं। ठीक है, सो हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो हमारे डिपोजिटरी में जाते हैं, जिनको मेंटेन करते हैं सीडीएसएल या एनएसडीएल। ठीक है, सो इसके बाद हमारा आता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डीपीज। सो डीपीज क्या होते हैं? डीपीज आर द मेंबर एट द डिपोजिटरी एंड रेंडर्स द डिपोजिटरी सर्विसेज टू द एंड क्लाइंट। अब बेसिकली डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स में आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स एंड बैंक्स। ठीक है, सो यार अब क्वेश्चन आता है कि हम हमारे शेयर्स डायरेक्टली डिपोजिटरीज में क्यों जमा नहीं करवा सकते हैं? डायरेक्टली हमारे शेयर्स सीडीएसएल या एनएसडीएल में हम क्यों जमा नहीं करवा सकते हैं? सो बेसिकली वो डायरेक्टली एंड क्लाइंट से डील नहीं करते हैं, वो डील करते हैं ब्रोकर्स या फिर बैंक से। हम हमारे शेयर्स डीपीज के थ्रू खरीदते या बेचते हैं, और वो डीपीज उन शेयर्स को सीडीएसएल या एनएसडीएल की डिपोजिटरीज में वहां पे सिक्योर रखते हैं। ठीक है सर, जैसे कि डिपोजिटरीज जो है वो डायरेक्टली एंड क्लाइंट से डील नहीं करती, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस भी एंड क्लाइंट से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। हम एक्सचेंज पे जाके डायरेक्टली शेयर्स को परचेज या फिर सेल नहीं कर सकते। बेसिकली उनके लिए हमें ट्रेडिंग मेंबर्स की जरूरत होती है, जो कि एनएससी या बीएससी पे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, वो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं हमारे स्टॉक ब्रोकर्स। सो स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर हमारे शेयर्स को बाय या सेल करता है। ठीक है, और फिर वो शेयर्स खरीदने के बाद वो डिपोजिटरीज के पास वो शेयर्स जमा करवा देते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स हैं मार्केट में, और सबसे बेस्ट मेरे को पर्सनली लगता है जीरोधा। बाकी एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स और ऐसे ही कुछ और नाम भी हैं। और अगर आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखते हैं यार, जैसे ये एनएससी और बीएससी ये दो एक्सचेंजेस हैं, और यहाँ पे ये एंड क्लाइंट है। इसको अगर यहाँ पे शेयर्स परचेज करने हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकता, इसको बीच में स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स को हम एसबी के नाम से यहाँ पे अगर डिनोट करें तो ठीक है, इसको बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। एनएससी या बीएससी से वो शेयर खरीदेगा या सेल करेगा। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर आपका जो
अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो वो शेयर वो डिपॉजिटरीज में जमा करा देता है। लेट्स सपोज वो CDSL में वो शेयर जमा करा रहा है या NSDL में वो जमा करा रहे हैं। तो एक्चुअली ये ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, तो किसी एक के साथ या तो CDSL में जमा करवाते हैं या फिर NSDL में वो जमा करवा देते हैं शेयर, और आपका जो शेयर्स है वो ब्रोकर के पास नहीं रहता है। ब्रोकर्स सिर्फ वहां पे ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। ब्रोकर्स आपके शेयर्स होल्ड नहीं करता है। सो ऐसा नहीं होता कि कल को अगर कोई भी ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाए, कोई ब्रोकर भाग जाए, ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा कि वो आपके सारे शेयर्स वहां पे चले जाएंगे। एक्चुअली जो भी आपने शेयर्स खरीदे हैं वो सारे CDSL या NSDL में सिक्योर रहते हैं, वो डिपॉजिटरीज में। जैसे आपका पैसा बैंक में सिक्योर रहता है ना, वैसे ही आपके शेयर्स यहाँ पे CDSL और NSDL के पास सिक्योर रहते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स का काम होता है बस वो ट्रांजेक्शन्स करवाना, वहां पे शेयर्स का खरीदना बेचना, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है वो ब्रोकर का काम होता है। अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स पे आते हैं जो कि बैंक्स हैं। सो यार बैंक्स का बेसिकली बहुत ही सिंपल रोल होता है, हम सभी जानते हैं। बैंक्स का काम होता है कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, बैंक से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है। वो ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास होता है, ठीक है। वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना एक ब्रोकर के थ्रू हम ओपन करवाते हैं, वो ब्रोकर के थ्रू होता है। सो यहाँ से पैसा, और या फिर हम विड्रॉ करते हैं तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पे हमारा पैसा जाता है, और यहाँ से ब्रोकर से हम शेयर्स परचेज, ब्रोकर्स से नहीं, ब्रोकर्स के थ्रू हम शेयर्स बाय या सेल करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी डिपॉजिटरीज में स्टोर हो जाते हैं NSDL या CDSL के पास में। और यार अब एंड तक आते आते हमें ये बात समझ आ गई कि हमारे ना बेसिकली 3 अकाउंट होते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है बैंक अकाउंट, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट जो कि बैंक के पास होता है। दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो कि एक ब्रोकर के पास होता है हमारा, ठीक है, जो कि एक ब्रोकर के पास होता है। और तीसरा होता है हमारा डीमेट अकाउंट, ठीक है। डीमेट अकाउंट हमारा डिपॉजिटरीज के पास होता है, ठीक है, डिपॉजिटरी, ठीक है। सो बेसिकली ये तीनों अकाउंट आपस में इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से हम शेयर्स परचेज करते हैं तो शेयर्स जाते हैं डिपॉजिटरीज में। अगर हम शेयर्स सेल करते हैं तो वो शेयर्स ब्रोकर के थ्रू सेल होते हैं, वो ओपन मार्केट में जाते हैं या फिर कोई और उन्हें परचेज करता है। सो वो परचेज करते हैं तो वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जहां से वो पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में वापस से विड्रॉ करवा पाते हैं। सो बेसिकली ऐसे मार्केट का इकोसिस्टम जो है पूरा वर्क करता है। सो यार कैसे लगी आपको ये वीडियो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड इंटरमीडियरीज के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और बहुत ही जल्द हम हमारी सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड प्लीज शेयर इफ यू लव्ड इट। थैंक यू, बाय बाय।